हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.5 की। देखो, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, इन्हीं सब बातों को और nth टर्म का फॉर्मूला जो है उसी को अप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है। बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, तो ये समझनी जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें एक्सरसाइज 5.4 में जो क्वेश्चन थे कोई डाउट नहीं बचा उनके अंदर। अगर फिर भी कोई डाउट तुम्हें रह जाता है अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की किसी क्वेश्चन में, तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ लिया करो। ओके, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आप कोई भी कंजूसी ना करें। ठीक है साहब, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है फॉर विच 8x + 4 6x - 2 एंड 2x + 7 आर इन एपी। मतलब ये थ्री टर्म्स एपी में है ना, ये एपी में है, तो x की वैल्यू पता करनी है। ओके, कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि तीनों एपी में आ जाए। देखो, हमने कहा कि भाई अगर इनको एपी में आना है या इनको एपी में रहना है, तो बेसिकली हमें ये तो पता ही है कि a1 a2 a3 अगर ये टर्म्स होती हैं, देखना ध्यान से, ये टर्म्स एपी में होती हैं, तो हमें इतना पता है इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां से a2 - a1 लिखा जा सकता है और वो किसके इक्वल होना चाहिए, a3 - a2 के। यस और नो, एक तो तरीका ये है। दूसरा, हमने कहा कि यार देखो तीन ही टर्म है, तो थ्री टर्म्स पे एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? हम कह रहे हैं कि अगर ए बी और सी ये एपी में है, आर इन एपी, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि b - a की वैल्यू c - b के इक्वल होनी चाहिए? अरे जरा देखिए, फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस दैट इज कॉमन डिफरेंस है ना, और नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो आपने कहा जरूर। मैंने कहा b को इधर ले आता हूं और a को इधर ले जाता हूं, तो b इधर आगे प्लस का, तो b + b इक्वल में c + a हो जाएगा, b + b 2b इक्वल में a + c हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला बनाया है हमने समझने के लिए कि अगर थ्री टर्म्स एपी में हैं, तो मिडल टर्म जो होती है उसका डबल किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं तब भी आंसर वही आएगा, और इस तरीके से करते हैं तब भी आंसर वही आने वाला है। ठीक है, मैं इससे नॉर्मल वे से करके दिखाता हूं, तुम इससे ट्राई करके देखना, क्योंकि फर्दर कुछ क्वेश्चंस में हम यही प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। ओके बेटा जी, तो 2b किसके इक्वल होता है, a + c। a कौन है, फर्स्ट टर्म, c कौन है, थर्ड टर्म, और b कौन सी टर्म है आपकी, सेकेंड टर्म या मिडल टर्म हम बोल सकते हैं। ओके, तो आपने कहा देखो भाई, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 6x - 2 -8x + 4 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2x + 7 माइनस, ये हटाना पड़ेगा अब हमारे को, दैट इज है ना, इसको हटाने के बाद में आप लिखेंगे 6x - 2। यस और नो, फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस नेक्स्ट टू टर्म के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए अगर एपी में है तो। आपने कहा जरूर। नाउ ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो आप लिखोगे 6x - 2 -8x - 4। बेटा जी क्यों लिखा है, माइनस कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर की टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। इक्वल में 2x + 7 - 6x + 2 हो जाएगा। देखो भाई, 6x - 8x - 2x होता है, -2 - 4 - 6 हो जाएगा, इक्वल में 2x - 6x - 4x और 7 + 2 9। देखो -4x इधर ले आते हैं, +6 उधर ले जाते हैं, -6 तो +6 हो जाएगा ना उधर जाके, माइनस का 4x इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस का 4x इक्वल में 9 + 6 लिखा जा सकता है क्या? आपने कहा जरूर। ये बच गया 2x इक्वल में आ गया 15, और यहां से x की वैल्यू आ गई 15/2। क्या बात समझ में आई? तो हमने कहा अगर x की वैल्यू 15/2 है, तो ये तीनों टर्म्स किस में रहेंगी, एपी रहेंगी, है ना। यस और नो? ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। If x + 1, 3x, 4x + 2 are in AP, find the value of x। अगेन वही थ्री टर्म्स है, तो मैंने कहा देखो भाई, फर्स्ट a मान लेता हूं मैं x + 1 को। अब मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। b हम ले लेते हैं 3x को, और c हम कंसीडर करते हैं 4x + 2 को। हमें पता है अगर a b c AP में है, अगर ये एपी में है, तो मिडल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। आप कर सकते हैं ये वाला प्रोसेस अप्लाई, और मेरे हिसाब से आपको आता है ये, अभी लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया, ये आप खुद करके देखिए। आप कोई भी डाउट या कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ
आप कहेंगे हमें पता है कि 2b किसके इक्वल होता है, a प्लस सी के। इफ ए बी सी आर इन AP देन वी कैन राइट 2b इक्वल a प्लस सी। नाउ अप्लाई करके देखो भाई, 2 इंटू 3x, वैल्यू पुट कर रहा हूं, x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत तो नहीं थी क्योंकि माइनस साइन था ही नहीं, फिर भी लगा दिया। चलो 2 इंटू 3x 6x हो गया भाई, 2 3 से मल्टीप्लाई x साथ में चलता है, इक्वल में x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2, तो ये हो गया 6x इक्वल 5x प्लस 3। यह सुनो भाई, x प्लस 4x 5x ही होता है क्या, 1 प्लस 2 3, 5x इधर ले आओ तो 6x माइनस 5x इक्वल में 3, तो x इक्वल में क्या आ गया भाई 3। 1x का मतलब x ही होता है, उसको 1x लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके नाउ तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 3। क्या आप इससे ट्राई करके देख लेंगे? ट्राई करने के बाद अगर आपका आंसर मैच कर रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही तो कमेंट करके जरूर बताएं, यस कर दे कि यस सर डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन, ऐसे लिख देना कि समझ में आ गया, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सो दैट दिस दिस एंड दिस आर इन एपी। हमने कहा भाई देखो, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, अगर इन तीनों को एपी में रहना है तो इसको हम ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको हम सी ले लेते हैं। आपने कहा सर अच्छा है क्या, मजाक कर रहे हो आप? मैंने कहा क्यों सर, ए बी सी तो पहले से लिखे हुए। मैंने कहा ठीक है भाई, कैपिटल ए बी सी ले लो, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म 2b इक्वल में a प्लस सी होता है। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं करता है सेटिस्फाई तो ठीक नहीं है। मतलब देखो यहां से आप LHS निकाल लो, LHS क्या है आपका 2b, तो 2b क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने कहा इसको यार सोल्व करने की क्या जरूरत है, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी काम चला सकते हैं। आपने कहा RHS को पकड़ लो सर, मैंने कहा देख भाई RHS है आपका a प्लस सी, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। आपने कहा सर ये तो हो गया 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अरे मैंने कहा यार ये बात तो सही है, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया क्या, कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, ओ हो, क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है। अब तो ठीक है, ओके बेटा जी, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, हाँ अदरवाइज तो आंसर मैच ही नहीं होता ना। ओके अब सोल्व कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या। अब देखो जरा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ओके सर, क्या गड़बड़ है अभी भी? कहाँ गड़बड़ है भाई, क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर रखी है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं, ओ हो, चलो अब तो ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये भूल जाओ, इसको काला कर दें क्या, इसको काला कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, इसको दिखेगा ही नहीं तुम्हारे को। ये लो अब तो खुश हो, ये लो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है भाई। इसका मतलब सर ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आप प्लीज़ टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। ओके बेटा जी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो हमें ये लेके आना है ना। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यार टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए मुझे ब्लेम मत करो, क्वेश्चन तो हमने समझाया तो सही है ना। आपका LHS ये रहा और आपने RHS को सोल्व किया तो वो भी इसी के इक्वल आ गया, मतलब LHS किसके इक्वल है, RHS के। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दीज आर इन AP, दीज आर इन AP, या दिस इज एन AP ऐसे बोल सकते हैं, या दीज 3 टर्म्स आर इन AP ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन को पहले ही चेक कर लेता हूं भाई, बुक कहाँ है। ओके बुक आ गई अपने पास। नाउ 3 नंबर्स आर इन AP, ओके 3 नंबर हैं वो AP में है। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स बी 27, इन तीनों नंबर का सम 27 है, एंड द प्रोडक्ट 648, फाइंड द नंबर्स। मतलब मैंने कहा भाई मैं अगर मान के चलूं कि A B और C आर इन AP हैं, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 है और a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू 648 है, तो बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या है। आपने कहा सर ये तो बड़ा मजाक हो गया। मैंने कहा इस क्वेश्चन को अगर हमने ऐसे किया तो हमारे बस में ही नहीं आएगा।
तो क्या करें सर? मैंने कहा देखो फर्स्ट टर्म को, अब यहाँ पे देखो जब भी थ्री टर्म्स आती है तो उनको लेट करने का एक तरीका तो ये है। अब मैं तुम्हें मेथड समझा रहा हूँ कि हाउ वी कैन लेट थ्री टर्म्स। वैसे तुम्हें ये समझना है कि फोर टर्म्स कैसे लेट करनी। मैंने कहा बीच वाली टर्म ए है तो उससे पहले ए माइनस डी हो जाएगी क्या, कॉमन डिफरेंस माइनस होके लिख दो, और इधर कॉमन डिफरेंस प्लस। जैसे अगर मान लो एक टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इससे पहले वाली टर्म 6 माइनस 2 करने पे आई और इसके बाद वाली टर्म 6 प्लस 2 करने पे आई। अगर ऐसा हम मान के चले तो ये तो 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। क्या ये तीनों टर्म एपी में आ गई क्या ओवरऑल? हाँ जी सर, ये बात तो सही है। 4 6 8 तीन दोनों डिफरेंस 2 2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तीन टर्म आपको लेट करनी पड़ेंगी, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर ये हटा दो और ये भी हटा दो। अरे वाह, मतलब आपको ये समझना है कि कब हमें एबीसी लेना है, कब हमें ए माइनस डी और ए प्लस डी लेना है। तो आपने कहा लेट ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी आर इन एपी, यस और नो? हाँ जी सर, लेट थ्री नंबर्स ऑफ द एपी, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सम तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज 27। और एक बार क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है ए माइनस डी इंटू में ए प्लस डी इज 648। ओके, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने कहा इस ब्रैकेट को ओपन कर लो। सबसे पहले तो आपने ए माइनस डी लिखा, फिर प्लस ए लिखा, फिर प्लस ए प्लस डी लिखा, इक्वल में आ गया 27। देखो डी से डी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 3a बन गया, इक्वल में 27। नाउ वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगी 27/3, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा जी 9। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए को साइड में रखा मैंने, इंटू में क्या इनको ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखा जा सकता है? अरे ध्यान से देखो, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। हाँ जी सर, इक्वल में 648। मैंने कहा अब ए की वैल्यू पुट कर दो, तो आपने कहा अभी कर देते हैं। ए की वैल्यू 9 है, इंटू में 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 648। ये ब्रैकेट के साथ 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 648/9। अरे सर 9 का डिवाइड जाना चाहिए 648 में, नहीं तो पंगा हो जाएगा। मैंने कहा 648 में अगर आप 9 का डिवाइड करते हैं तो 72 आता है, तो ये हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 72। अब डी स्क्वायर को उधर ले जाओ और 72 को इधर ले आओ, क्योंकि डी स्क्वायर नेगेटिव उधर ले जाए पॉजिटिव कर लेते हैं इसको। 81 हो गया माइनस 72 इक्वल में डी स्क्वायर। तो यहां से आपने कहा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 8 और 1 9, और आप बोलेंगे डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, मतलब प्लस माइनस 3। डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। ओके, अब यहां पे दिक्कत, सर प्लस 3 भी हो सकती है माइनस 3 भी हो सकती है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड है। प्लस 3 लेना चाहो तो प्लस 3 ले लो, माइनस 3 लेना चाहो तो माइनस 3। आपने कहा देखो सर, अगर हम ए की वैल्यू 9 लेते हैं और डी की वैल्यू प्लस 3 लेते हैं, तो हमारी थ्री टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी ए माइनस डी, मतलब 9 माइनस 3 6, एक हो जाएगी ए मतलब 9, एक हो जाएगी ए प्लस डी मतलब 9 प्लस 3, तो ये हो गई 12। तो आपकी एपी क्या बनी, 6 9 और 12। अब अगर इनका सम 27 आ रहा है तो काम अच्छा है। अगर नहीं आ रहा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ए की वैल्यू 9 बट डी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी -3, है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर बात तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिक्रीजिंग एपी है और ये इंक्रीजिंग एपी, आंसर लगभग मेरे हिसाब से मैच करेगा ही। चेक करके दिखाऊं क्या? पक्का? चलो तुम्हारा मन है तो करके दिखा देते हैं। देखो अगर मैंने कहा कि ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू -3 ले लेता हूं मैं, तो ए माइनस डी क्या हो जाएगा, 9 माइनस -3 दैट इज 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा 9 और ए प्लस डी क्या हो जाएगा 9 प्लस ब्रैकेट में -3, इसको आप लिखेंगे 9 माइनस 3 इक्वल में 6।
तो आपकी एपी बनी 12, 9 और 6। क्या ये तीनों टर्म एपी में है? यस। क्या इनका सम 27 है? 18 + 9 27 ही होता है। यस। तो ऐसे लिखो तब भी सही है, प्लस वैल्यू लो तब भी ठीक है, माइनस लो तब भी ठीक है ना? क्लियर है क्या सबको भाई? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया इसलिए लगेगा तुम्हारे को क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लेट करनी है ये समझना जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। The sum of three terms of an AP is 21 and their product of first and the third term exceed the second term by 6। अब ध्यान से समझो और तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें मेरे को थ्री टर्म्स कौन सी लेट करनी है। ए बी सी करनी है, A1 A2 A3 करनी है, या फिर A-D A और A+D करनी है। कर दिया क्या कमेंट? चलो ठीक है। नाउ देखो भाई, मैं इसके सॉल्यूशन में कहूंगा कि मेरी थ्री टर्म्स हैं A-D, A एंड A+D, क्योंकि मुझे इस तरीके से टर्म को लेट करना होता है कि इनका जब मैं सम करूं तो मेरे पास A या D किसी की तो वैल्यू आ जाए। दिमाग ये लगाया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ थ्री टर्म्स, तो आपने कहा इसका मतलब है A-D प्लस A प्लस A+D प्लस है यहाँ पे। अरे क्या कर दिया सर आपने, तो बहुत ही गंदा कर दिया इसको। मैंने कहा ठीक है साफ सुथरा कर लेते हैं, प्लस A+D, इनका सम है 21। अब ये जो लाइन लिखी है ये ध्यान से पढ़ो भाई, पढ़ो तुम थोड़ा सा, क्या कह रहा है? कहना ये चाह रहा है, आपने पढ़ लिया क्या? चलो ठीक है। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म ये रही और थर्ड टर्म ये रही, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो A-D इंटू A+D, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एक्सीड मतलब ज्यादा है सेकेंड टर्म से 6। तो सेकेंड टर्म क्या है? A से 6 ज्यादा, तो A+6 के इक्वल आएगा। ये कहना चाह रहा था बेटा जी। तो आपने कहा अभी कर देते हैं सर सोल्व इसको। मैंने कहा करके दिखाओ। तो आपने कहा इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा A-D प्लस A प्लस A+D इक्वल में 21। D से D कैंसिल हो जाएगा, 3A इक्वल 21 और वैल्यू ऑफ A आ जाएगी 21/3 दैट इज 7। A की वैल्यू तो आ गई। ओके, नाउ यहाँ पे A-D इंटू A+D को हम A² - D² लिख सकते हैं और इक्वल में हो जाएगा A+6। अब वैल्यू पुट कर देते हैं A की, तो ये हो जाएगा 7² - D² इक्वल में 7 + 6, 7 का स्क्वायर 49 माइनस D² इक्वल में 13, 13 इधर D² उधर, तो 49 - 13 इक्वल में D² और यहां से D² की वैल्यू आ गई 36 और D की वैल्यू हम ले लेंगे अंडर रूट में 36 और जिसको आप +6 ही ले लो क्योंकि -6 लेने पे भी आंसर आता है ना। या फिर इससे बचने का एक सीधा सा तरीका बताऊं आपको। अब देखो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि आप लिख सकते हैं D² किसके इक्वल हो जाएगा? 6² के। अब स्क्वायर हट जाएगा तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6। क्या बात समझ में आ रही है? चलो नाउ फाइंड थ्री टर्म्स। तो आपने कहा देखो साहब थ्री टर्म्स में पहली टर्म है हमारी A-D मतलब 7 - 6 दैट इज 1। सेकेंड टर्म है A, वो क्या है? 7। थर्ड टर्म है A+D मतलब 7 + 6 13। तो वो आपकी टर्म्स हैं 1, 7 एंड 13 और इनका सम 21 आ रहा है, तो हमारा काम आसान है। ओके, 13 × 1 = 13। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट सेकेंड टर्म से 6 ज्यादा है, ये भी समझ में आ रहा है। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भूले नहीं भाई। ओके, नेक्स्ट देखो फिर बेटा जी, अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। हो सर 4 नंबर लेने हैं। अब अगर आपने ये ले लिए A-D A+D, अब एक नंबर और लेना तो यहाँ पे लोगे A+2D लोगे, या फिर यहां नहीं लोगे तो यहां पे लोगे A-2D। ये सुनो, या तो ये लोगे या फिर ये लोगे। तो देखो अगर ये 4 टर्म लेते हो तब भी D की वैल्यू नहीं आती है, ना A की वैल्यू आती है। अगर आप ये 4 टर्म्स लेते हैं तब भी नहीं आती है। तो सर मैंने कहा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है? इस A को छोड़ दो। तो देखो जरा A-D और A-2D, A+D और A+2D, अगर मैं ये 4 टर्म ले लूं तो D का डिफरेंस 2D, यहां पे भी 2D,
डी का कॉमन डिफरेंस देखो जरा ध्यान से, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस देखते हैं। ए माइनस डी माइनस ए माइनस टू डी, समझ के चलना है आराम से। ए माइनस डी माइनस ए प्लस टू डी, ए से ए कैंसिल तो आ गया डी। इन दोनों में देखो जरा डिफरेंस, ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी। तो आपने कहा सर ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, देखो सर गड़बड़ ये हो गया, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है टू डी, यहाँ पे डी, तो ये चार टर्म तो नहीं ले सकते। मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। समझ रहे हो क्या बात को? तो क्या करें, मैंने कहा देखो ए माइनस डी और ए प्लस डी को रखते हैं, यहाँ से ए माइनस टू डी हटा देते हैं, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस टू डी का आ रहा है ना। अरे हाँ, अरे भाई ये तो समझाइए आपने, टू डी का आ रहा है तो टू डी इधर और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस थ्री डी आएगा, और इधर टू डी ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस थ्री डी आएगा। इसका मतलब इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को भूलो और ये लो चार टर्म। अब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि मैंने क्यों ली है। मैं सीधा भी लिख सकता था कि जब चार नंबर लेने होते हैं तो ऐसे याद कर लो, है ना, नहीं समझ के करेंगे कि कहाँ से लाए हैं हम ये। ओके, तो अब बात करते हैं कि हम सर चार टर्म जब भी लेट करनी हो एपी के अंदर तो कैसे लेट करनी है। अब तुम एक काम करना, दिमाग लगाना घर पे बैठ के कि अगर हमें 5 टर्म लेनी पड़ जाए तो क्या करेंगे सर हम, 6 टर्म लेनी पड़ जाए तो। समझ देखो, थोड़ा सा दिमाग पे लोड दोगे तो ये 3 टर्म 4 टर्म इजी लगेंगी, क्योंकि 5 टर्म और 6 टर्म थोड़ी मुश्किल लगेंगी, है ना, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। तो आपने कहा देखो सर ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ये चार टर्म है, 4 टर्म्स आर इन एपी, आर इन एपी, ये आपने लेट कर लिया। ठीक है भाई, लेट दीज 4 टर्म्स आर इन एपी, कंसीडर करो, लेट करो, जो आपका मन करे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिनका सम 50 है, मतलब ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, इनका सम 50 है। ओके, विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट, इसमें सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। तो कह रहा है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 टाइम्स है सबसे छोटे नंबर का। ये सेकेंड सिचुएशन आ गई आपके पास। सोल्व कर लो दोनों को, ए और डी आ जाएंगे और फिर वो चार नंबर बता दो उसको। तो आपने कहा देखो सर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये तो हो गया 4a। ओके, 3d और 1d माइनस का 4d, d प्लस 3d प्लस का 4d इक्वल में 50 सर। मैंने कहा ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 4d से 4d कैंसिल हो गया तो 4a की वैल्यू आ गई 50। सर ये a अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैंने कहा मुझे भी नहीं लग रहा। 50/4 आ गया, 2 से कैंसिल करोगे तो 25/2। अब डेसिमल में मत लिखना, 25/2 तक ही काम चला लेंगे अपन। ओके बेटा जी, नाउ अब देखिए जरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, आपने कहा इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो a प्लस 3d किसके इक्वल आएगा, 4a माइनस 12d के इक्वल आएगा। 12d इधर और a को इधर ले जाते हैं क्योंकि 4a माइनस a हो जाएगा ना। तो 3d प्लस 12d इक्वल में 4a प्लस ए माइनस ए माइनस सॉरी समझ गया माइनस ए, प्लस का ए उधर जाके माइनस का ए हो जाएगा। तो आप लिखोगे 3a इक्वल में 15d और यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं 15d/3। तो a की वैल्यू आ गई 5d। अब देखो a की वैल्यू 5d है और a की वैल्यू 25/2 है, तो वैल्यू पुट कर सकता हूँ a की, तो ये हो जाएगा 25/2 इज इक्वल्स टू 5d। और यहां से d की वैल्यू निकालेंगे, 5 डिवाइड में जाएगा मतलब 2 के पास जाएगा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/5 इंटू 2। 5 से 25 कैंसिल 5 टाइम, तो d की वैल्यू आ गई 5/2। देखो जरा ध्यान से, सर a आ गया d आ गया, अभी तक तो ठीक था काम, बट हमें तो टर्म्स पता नहीं है ना। 4 टर्म्स 4 नंबर्स ढूंढने हैं, तो 4 नंबर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 4 नंबर ढूंढने के लिए हमें तो नई स्लाइड पे जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू तो आई है 25/2 और d की वैल्यू आई है 5/2। पहली टर्म क्या है तुम्हारी a माइनस 3d, तो आप लिखेंगे 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2, तो ये क्या हो जाएगा
25/2। और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से या 2 से। जब भी किसी भी इंटीजर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये बात आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया, -15/2। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो वही आ जाता है, तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर भी सेम ही आ जाएंगे, 25 - 15 10/2। और 10/2 की वैल्यू 5 होती है क्या, हाँ जी सर, तो पहली टर्म 5। फिर आप लिखोगे a - d, तो ये हो जाएगा 25/2 माइनस 15/2। नहीं 15 कहाँ से ला रहे हो सर, 5/2 लाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो एलसीएम लोगे दोबारा तो 2 आएगा, 25 - 5 20/2, तो वैल्यू आ गई 10। फिर a प्लस डी, तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस 5/2। एलसीएम अगेन लोगे तो 2 आएगा, न्यूमरेटर सेम आएगा भाई, 25 + 5 हो जाएगा। क्या लिखोगे, 30/2। 30/2 कितना होता है, 15 होता है। अरे समझ में आ रहा है क्या। चलो लास्ट टर्म बची है, दैट इज a + 3d। तो क्या इसको 25/2 + 3 × 5/2 लिख सकते हैं, आपने कहा जरूर लिख सकते हैं। फिर क्या मैं इसको 25/2 + 15/2 लिख सकता हूँ, हाँ जी सर। नाउ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2, 25 + 15 हो जाएगा, कितना होता है 40, तो 40/2 कितना आएगा 15। नहीं नहीं अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, 15 कैसे आ सकता है, तो 20 आएगा सर। मैंने कहा ओके। तो आपकी वो 4 टर्म कौन है, 5, 10, 15 एंड 20। ये वो 4 टर्म है जिनका सम तुम्हें दे रखा था 50। अरे 50 कैसे दे रखा है, सही दे रखा है ना, 30, 40, 50, हाँ। और छोटी वाली टर्म बड़ी वाली टर्म में क्या रिलेशन है, बड़ी वाली टर्म छोटी वाली टर्म का 4 टाइम है क्या, देखो जरा। यस सर, बड़ी वाली टर्म छोटी वाली टर्म का 4 टाइम है। ये लो, क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना सिखा रहा हूं तुम्हें साथ साथ, है ना, सीखते चलो, ऐसे पढ़ना है और सीखते सीखते आगे बढ़ना है। ओके बेटा जी, क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई डाउट हो तो क्या करना है बताइए तुम्हें। ओके चलो फिर नेक्स्ट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा, 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो, 7th क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। अच्छा 3 नंबर लेने हैं क्या, तो आपने सॉल्यूशन में कहा 3 नंबर तो याद आ रहे हैं हमारे को, वो होते हैं a - d, a एंड a + d। इनका सम दे रखा है, मतलब a - d + a + d दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 दे रखा है भाई। ओके, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। अरे सर इनके क्यूब का सम दे दिया, ये तो सर अन्याय कर दिया हमारे साथ। मैंने कहा घबरा क्यों रहे हो, आराम से करेंगे, जल्दबाजी है ही नहीं अपने को। पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो यहां से डी से डी कैंसिल हो गया, 3a = 12 आ गया, और वैल्यू ऑफ ए आ गई 12/3 मतलब 4। ए की वैल्यू तो आ गई 4। अब क्वेश्चन दोबारा बोला सर, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इनके क्यूब का सम, मतलब a - d का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a + d का क्यूब कितना आ रहा है, 288 आ रहा है, ये कह रहा है। अब तुम्हारे को a - b का क्यूब पता होना चाहिए, नहीं पता लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कि जब भी आपको a + b का क्यूब पूछेगा तो आप इसको लिखेंगे a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओके, फिर a - b का क्यूब क्या होगा, वो हो जाएगा a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। अब देखो जिसको नहीं पता वो ऐसा कर लो, a - b का स्क्वायर कर लो, फिर उसको a - b से मल्टीप्लाई करके सोल्व करके याद कर लो। ऐसे भी याद किया जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार लिखोगे याद करोगे काम चल जाएगा। चलो आपने कहा लगा दो सर, मैंने कहा देखो भाई मैं a - d का क्यूब लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा a³ + d³ प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा सर। मैंने कहा ओके, -d³, फिर -3a² d + 3ad²। ओके, फिर a का क्यूब ही होता है सर, प्लस a + d का क्यूब क्या होगा, a³ + d³ +
3a² प्लस 3ad इक्वल में आ गया। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा जी? देखो d³ से d³ कैंसिल, 3a² से 3a² कैंसिल, इतना काम आसान हो गया। अब देखो a³ प्लस a³ प्लस a³ ये हो गया आपका 3a³, 3ad² और प्लस 3ad² हो गया आपका प्लस का 6ad² इक्वल में 2। ओके नाउ अब तुम चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो या फिर वैल्यू ही पुट कर लो। तो आप लिखोगे 3 इंटू ए की वैल्यू 4 है तो 4³ हो गया प्लस 6 इंटू 4 इंटू d² इक्वल में 2 आ गया। 3 इंटू 4 का क्यूब 64 होता है प्लस 24 इंटू में d²। ओके बेटा जी, क्या 2 कहां से लिख दिया? अच्छा 288 है क्या? ओह 288 आ जाएगा यहाँ पे। अरे ये 2 कैसे लिख दिया अपन ने? अच्छा वो बीच में रुक गए थे। ओके ओके बेटा जी 288 ठीक है इक्वल में 288। ना इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे आराम से, टाइम है और जगह भी अपने पास। ओके देखिए जरा क्या हो जाएगा। 3 इंटू 64 कर लो बेटा, 192 आ गया ठीक है प्लस का 24d² हो गया इक्वल में 288 है। अब पहले आपको 192 को उधर भेजना है तो 24d² यहीं रुक गया आराम से। 288 माइनस 192 माइनस कर लो आराम से बैठ के, तो 24d² किसके इक्वल आ गया? 288 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 192 को तो आंसर आ रहा है 96। अब d² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 96 अपॉन में 24, तो इसको बंद कर दो। यहाँ पे देखो d² किसके इक्वल आ गया? 94। 3 टाइम जाएगा क्या? नहीं 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम डिवाइड 4 आ गया। अब d की वैल्यू आ जाएगी। अगेन देखो आप कहोगे सर +2 ले सकते हैं -2 ले सकते हैं, मैंने कहा वो आप पे डिपेंड, आप चाहे +2 लो चाहे -2 लो, है ना, आंसर लगभग सेम ही आता है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया है। तो आपने कहा d की वैल्यू आ गई √4 इक्वल में +2। मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें एग्जाम में आपको +-2 लेके कंसीडर करके प्रॉपर तरीके से लिख के आना है ताकि मार्क्स कटने के चांस कम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी +2 या माइनस, प्लस और माइनस में वैल्यू आती है तो जो 3 टर्म्स बनेंगी या 4 टर्म्स बनेंगी ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेंगी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आंसर सेम आएगा, डिजिट्स वही रहती है ना। नो तो अगर d की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ रही है, आप 2 ले रहे हो, +2 ले रहे हो, -2 भी ले सकते हो, आप सोल्व कर लेना। a आपका 4 है तो आपको वो 3 टर्म्स बतानी है, तो आप कहेंगे देखिए सर एक तो है a माइनस डी, वो हो जाएगी हमारी 4 - 2 इक्वल में 2। एक है हमारी a, वो तो 4 ही है, और एक है हमारी a + d मतलब 4 + 2 इक्वल में 6। तो ये 2 4 6 हमारी 3 टर्म्स हैं, और जब आप d की वैल्यू -2 लोगे तो पता है वैल्यू क्या आएंगी? 6 4 2 आएंगी, है ना। तो ये तीनों टर्म, जो तीनों टर्म्स हैं ये आपकी एपी में है। ओके, और इनका सम 12 है और इनके क्यूब का सम 288 आएगा ही आएगा, है ना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समझ में आया है आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं विद टाइम स्लॉट। ओके बेटा जी, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स इन एपी, मतलब 56 के 4 पार्ट करने हैं बट वो एपी में होने चाहिए। तो आपने कहा 4 एपी लेनी है सर, 4 टर्म लेनी है एपी में। मैंने कहा ओहो ये तो याद ही आ गया होगा, कौन सी है वो 4 टर्म? a - 3d, a - d एंड a + d और a + 3d। इन सब में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d है। ओके नाउ अगर 56 को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इन चारों पार्ट्स का सम करूंगा तो वापस से 56 आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा जरूर आएगा सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 2d इक्वल में 56 आएगा। देखो क्यों आया ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाइन पढ़ी और फिर हमने कहा सर अच्छा प्लस में लिख देंगे, 4 टर्म है तो चारों का सम दे रखा है। नहीं भाई, समझना है क्यों चारों का सम 56 आया है, क्योंकि आपने 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑब्वियसली वो 4, भाई मैं तुम्हारे को कहूँ कि तुम्हारे पास 56 रुपीज है, उनको 4 दोस्तों में डिवाइड करना है, बट वो एपी में होने चाहिए, चारों दोस्तों के पास जो पैसे आएंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है,
नाउ देखो 3D प्लस 3D से 3D कैंसिल, अरे यहाँ 3D लिखना था, और D से D कैंसिल, तो 4A बचा इक्वल 56। A की वैल्यू आ जाएगी 56/4, कितना आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो A की वैल्यू आ गई 14। अब क्या कर रहा है, सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। रेशियो मतलब A/B, या A रेशियो B को हम A/B भी तो बोल सकते हैं। तो कह रहा है ये जो टर्म है फर्स्ट और लास्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब ये दोनों तो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, और ये दोनों आपको मीन टर्म बोलते हैं। बीच वाली टर्म को मीन बोलते हैं, बाहर वाली टर्म को एक्सट्रीम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इसने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोला है, तो A-3D इंटू में A+3D, ये तो एक्सट्रीम टर्म्स आ गई। इसका रेशियो किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मीन बीच वाली टर्म होती है, तो A-D इंटू में A+D। इसका रेशियो दे रखा है 5:6। अब रेशियो को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखोगे A-3D इंटू में A+3D डिवाइड बाय A-D इंटू में A+D, किसके इक्वल है, 5/6 के इक्वल है। अब हमें इसको सोल्व करना है और A और D की वैल्यू पता करनी है। A की तो पता है, D की वैल्यू पता करनी, तो मैं इसको इरेज करके यही करता हूं। तो आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करना आता है तुम्हें, आई थिंक आता होगा, सबको नहीं आता क्या, अरे यार ऐसा मत करना प्लीज। तो देखो कैसे करेंगे, इस A को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -3D को दोनों से मल्टीप्लाई। तो मैं A को लिख के दिखा देता हूं, A इंटू A+3D होगा भाई, -3D इंटू A+3D होगा। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में तो क्या सीधे सीधे हम A² - D² लिख सकते हैं, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 5/6। यहां तक तो बात ठीक है। अरे इतना अब तो आ रहा होगा ना समझ में, अब तो ऐसा नहीं कह सकते सर समझ में नहीं आ रहा, अब नहीं पता उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब ना A को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो A² + 3AD हो जाएगा, -3D को A से मल्टीप्लाई तो -3AD, फिर -9D², और डिवाइड में है A² - D², इक्वल में है 5/6। 3AD से 3AD कैंसिल, न्यूमरेटर बचा A² - 9D², और डिवाइड में आ गया A² - D², इक्वल में 5/6। ओके, अब करो सोल्व इसको। सर करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा ओके, तो 6 मल्टीप्लाई बाय A² - 9D² इक्वल में 5 मल्टीप्लाई A² - D²। देखो 6 को अंदर मल्टीप्लाई, 6A² माइनस 6 9 जा 54D² इक्वल में 5A² माइनस 5D²। देखो A² को तो इधर ले आओ और 54 को उधर भेज दो, तो 6A² प्लस 5A² इक्वल में -5D² और प्लस 54D²। आई थिंक कैलकुलेशन समझ में आ रही है तुम्हारे को। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नए हैं, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएंगे, एक बार में नहीं है तो 2 बार में आ जाएंगे, है ना। बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एक बार तो कंपलसरी है, वीडियो देखने के बाद कर लो या साथ साथ कर लो, एक बार प्रैक्टिस करनी है ना। अगर साथ साथ कर रहे हो तो एक बार देख जरूर लेना रिवाइज के तौर पे क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही हो कि यार ये कैसे हो रहा हो, ज्यादा सोचना पड़ रहा हो, तो उसको लिख के भी प्रैक्टिस कर लेना। ना 5 और +6 कितना होता है, 11 होता है क्या, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या कुछ गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ कर दी, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं गड़बड़ कहाँ कर दी यार, सही तो है, ये इधर आ गया और ये डी उधर चला गया, क्या गड़बड़ हो गई, क्या बोल रहे हो तुम लोग, नहीं यार, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे कोई गड़बड़ हो गई तो। 11A² इक्वल में 50, नहीं 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 सर 50 कैसे आएगा, 49 आएगा ना, ओके 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 49D², तो कुछ तो मेरे हिसाब से गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताइए जरा। सर गड़बड़ सीधी सी नजर आ रही है, 5A² इधर लाए तो माइनस का नहीं होगा क्या, अरे सॉरी, तो ये तो 11 का जगह A² ही बचा। अब वैल्यू पुट कर दो A² की,
ए की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 14, तो आपने लिखा 14 स्क्वायर इक्वल में 49 डी स्क्वायर। मैंने कहा देखो यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मैं 14 इंटू 14/49 लिख दूं क्या? हाँ सर, 14 स्क्वायर को 14 इंटू 14, 49 डिवाइड में 7 7 जा और 7 2 जा, 7 2 जा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अरे सर ये कितनी बड़ी कलाकारी की अपन ने। और यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 2, है ना, स्क्वायर रूट लिया 4 का 2, -2 लेनी है जरूर ले सकते हैं ना। अब आपको कह रहा है नंबर बताइए, तो आपने कहा देखिए सर पहला नंबर है a-3d, इसका मतलब है 14 -3 इंटू 2 और 14 - 6, कितना बचा भाई 8। फिर है a-d, मतलब 14 - 2, कितना बचा 12। फिर है a प्लस डी, दैट इज 14 प्लस 2, कितना हो गया 16। फिर है a प्लस 3d, 14 प्लस 2 और 3 इंटू 2, तो ये हो गया 14 प्लस 6 20। तो आपके वो 4 रुपए 8 है, 12 है, 16 है और 30 है, 30 नहीं 20 है, कितना है 20। क्या समझ में आया भाई कि आपको 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था। कंडीशन ये थी कि उनके एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मतलब 8 और 20 का प्रोडक्ट डिवाइड कर दो 12 और 16 के साथ, प्रोडक्ट के साथ, तो आपको 5:6 मिल रहा था। ओके, तो चेक कर सकते हैं अगर कोई डाउट आया हो। देखो डाउट आना लाजिब है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि सर डाउट आ गया मतलब मेरे को आरडी शर्मा नहीं हो सकती क्या मेरे से, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। आरडी शर्मा होना नहीं होना आप पे डिपेंड है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, क्वेश्चन समझ में कम आ सकते हैं, बट ट्राई करोगे तो हो जाएगा भाई, घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। अगेन आपको 3 नंबर्स की बातें कर रहा है, तो 3 नंबर्स कौन से लेट करने वाले हो, तो आपने कहा a-d, a एंड a प्लस डी, इनका सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। मतलब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम, तो a-d प्लस a प्लस डी, कितना दे रखा है 18। तो आप कहीं देखो सर d से d कैंसिल, 3a इक्वल 18 और यहां से a की वैल्यू आ गई 18/3 मतलब 6, a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ओके, अब अगली वाली लाइन पढ़ते हैं क्योंकि उसमें मजेदार बात कर रहा होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज, तो फर्स्ट टर्म ये रही और थर्ड टर्म ये रही, तो आपने कहा a-d इंटू में a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। भाई साहब इनका कॉमन डिफरेंस कितना है सर, मैं चेक करके बता देता हूं, तुम्हें नहीं पता हो तो सेकेंड टर्म में से माइनस करोगे फर्स्ट टर्म, तो ऐसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे a-a प्लस डी, तो a से a कैंसिल, क्या आएगा भाई d आएगा। आप सेकेंड और थर्ड टर्म में भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो नाउ क्या कह रहा है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, तो 5 इंटू डी हो गया क्या, चेक कर लो आराम से पढ़ लो इसको। अगर समझ में आ गए हो तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करिए भाई। नाउ अब इसको क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 5 इंटू डी। ओके, अब थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना। आपने कहा सर a की वैल्यू रख लेते हैं, तो मैंने कहा 6 स्क्वायर, अरे क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आपने कहा 6 का स्क्वायर, तो मैंने कहा भाई 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 5d हो गया। 6 का स्क्वायर 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 5d। हाँ सर ठीक है। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, मैंने कहा यस, डी स्क्वायर उधर 36 भी उधर, तो इधर बचा 0 इक्वल में प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 5d और माइनस में 36, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल में 0। अब देखो 36 के प्रोडक्ट तो आ रहा है नेगेटिव, किसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का 36 आ रहा है, और इसके 2 फैक्टर करने हैं और डिफरेंस +5 आना चाहिए, मतलब बड़ा नंबर प्लस का छोटा माइनस का। तो 36 कैसे आता है, 9 4 जा 36 होता है क्या, हाँ जी सर, प्लस का 9 और माइनस का 4 ले लेंगे, काम हो गया अपना। तो आपने यहां लिखा d² प्लस 9d माइनस 4d
-36 इक्वल में 0। क्या यहाँ पे आप -40 पहले और 9d बाद में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कमेंट करके बताएं मुझे, है ना, क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर लिख लेते हो तो क्या होता है और नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये बता दें आप मुझे। यहाँ से d कॉमन लेंगे बेटा जी तो आपका बचेगा d+9। यहाँ से -4 कॉमन आएगा नेक्स्ट टू टर्म में से, तो बचेगा आपके पास d+9 इक्वल में 0। ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे तो d+9 कॉमन ले लोगे आप, तो बचेगा आपके पास d-4 इक्वल में 0। बेटा यही सोल्व कर लें क्या? क्या पूछ रहा है? फाइंड द 3 नंबर्स। यही सोल्व कर लेते हैं आराम से। देखिए जरा, d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कहेंगे d+9 0 है। एक बच्चा बोला नहीं सर d-4 0 है। मैंने कहा भाई देख, यहां से d की वैल्यू -9 आ रही है और यहां से d की वैल्यू +4 आ रही है। क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं? तो देखो वैसे तो हमें दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ती है ना, d की वैल्यू 4 लेके और d की वैल्यू -9 लेके। और जब हम d की वैल्यू -9 लेते हैं, a की वैल्यू 6 लेते हैं, तो आपके पास जो 3 टर्म्स बनती हैं वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तब तो सही है। फिर आपको d की वैल्यू 4 लेके भी चेक करना होता है, तो मैं आपको प्रॉपर चेक करके दिखा देता हूं। प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। मैंने कहा भाई देख, a की वैल्यू तो आ रही है 6 और d की वैल्यू ले रहा हूं मैं -9। क्या ले रहा हूं भाई? d की वैल्यू -9। तो मेरे पास a - d आएगा। अरे यस और नो? तो आपने कहा यस, तो ये हो जाएगा 6 -9। तो ये हो गया 6 + 9 और 6 + 9 कितना होता है? 15। एक होता है a मतलब 6, एक होगा a + d मतलब 6 + -9, जिसको आप लिखेंगे 6 - 9 इक्वल में -3। तो आपकी टर्म्स बन रही है 15, 6 एंड -3। देखो अगर ये टर्म्स गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है, गिवन सिचुएशन क्या है कि इन तीनों का सम 18 आना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई इनका सम 18 आ रहा है, यस। अरे भाई देख, 6 - 3 3 बचा और 15 में ऐड करेगा 18 आ रहा है, तो ये सही है। फिर आपने कहा ठीक है सर, a की वैल्यू 6 ले रहे हैं और d की वैल्यू क्या ले रहे हैं? +4 ले रहे हैं। देखो जरा d की वैल्यू +4 ही थी क्या? हाँ जी बेटा जी, d की वैल्यू +4 ही थी। उसको पुट करके चेक कर लो, मतलब पहले 3 टर्म्स पता कर लो। तो आपने कहा देखो पहली टर्म है a - d मतलब 6 - 4 2। सेकेंड टर्म है a दैट इज 6। थर्ड टर्म है a + d मतलब 6 + 4 दैट इज 10। क्या इनका सम, ध्यान से देखो, क्या इनका सम आ रहा है क्या जो अपन चाहते हैं वो? तो आपने कहा देखो सर 2 6 और 10, 16 + 2 18, इनका सम भी आ रहा है, मतलब यस ये 3 नंबर भी हो सकते हैं, ये 3 नंबर भी हो सकते हैं जो गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके भाई साहब, क्लियर है सबको? हाँ ये भी बोल सकते हो सर अगर बाई चांस इसने सेकंड सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो। मैंने कहा यस ये बात भी समझने वाली है। तो आप दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई करनी होती है ना। और वैसे एक से काम चल जाता है कई बार, बट चेक कर लिया करो क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, अभी तो हम सारे काम समझ रहे हैं। ओके बेटा जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एक बात बताओ मुझे, क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? सर क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 वर्टेक्स, 4 कोने, मतलब 4 एंगल। ओहो हो 4 एंगल्स लेने हैं सर। मैंने कहा यार क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल कौन से लेगा? सर 4 टर्म लेनी है और वो एपी में होनी चाहिए। याद आ गया सर 3D वाला। तो आपने कहा लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल which are in AP that are a minus 3D, a minus d, a plus d and a minus a plus 3D. Okay. Whose common difference is 10 degree. Find the angle. मैंने कहा अगर ये 4 हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? सर ये तो हमें तो पता है। मैंने कहा इसको कैलकुलेट करके बता दो ना, क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा तुम्हारा। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, यही होता है कॉमन डिफरेंस आई थिंक। हाँ जी सर यही होता है। मैंने कहा कैलकुलेट करो, तो ये आ गया a - d - a + 3d। a से a कैंसिल, -d + 3d कितना होता है? 2d। यस सर ये भी मजेदार है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 10 डिग्री। तो आपने कहा 2d की वैल्यू 10 डिग्री है, मतलब d की वैल्यू 10 डिग्री बाय 2 है। तो आंसर आ गया 5 डिग्री। d आ गया भाई साहब। a निकाल लो।
सर ए कैसे निकालें अब, ये तो और भी बड़ा दिक्कत वाली बात है। ए से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी इसने, और मैंने कहा जरूर दी है, पूरी लाइन दोबारा पढ़ो। कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री है, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं। सर क्या कर सकते हैं, सोचो, थोड़ा सा जोर दो दिमाग के ऊपर। दिया क्या जोर? आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम कितना होता है? अरे हाँ सर वो तो पता है हमें, 360 डिग्री होता है। मैंने कहा लगा दो भाई। तो हम लिखेंगे सर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, दैट्स व्हाई a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल में 360 डिग्री। ये तो हमें पता था। मैंने कहा देखो इसको सोल्व करोगे तो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो ये आ गया 4a इक्वल में 360 डिग्री। हाँ या ना बोलो भाई? हाँ जी सर। मैंने कहा a की वैल्यू निकाल लो भाई, तो आपने कहा a की वैल्यू आ गई 360 डिग्री डिवाइड बाय 4, दैट इज 90 डिग्री। तो ये तो आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया। तो क्या आप एंगल बता सकते हैं? तो आपने कहा यस सर, पहला एंगल है a माइनस 3d, मतलब 90 डिग्री माइनस 3 इंटू 5, दैट इज 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। हाँ जी, देखो जरा समझ में आ रहा है क्या? हाँ आ तो रहा है सर, पक्का समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा कितना आएगा? 75 डिग्री। मजेदार था ना क्वेश्चन। a माइनस डी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री कितना होता है? 85 डिग्री। a प्लस डी दैट इज 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। फिर a प्लस 3d मतलब 90 डिग्री प्लस 3 इंटू 5 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 105 डिग्री। भाई साहब इनका सम कितना आना चाहिए? सर इनका सम 360 डिग्री आना चाहिए। अगर आप इन चारों एंगल्स का सम करते हैं तो 360 डिग्री आ रहा है, तब तो आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है। वो आप पे डिपेंड है, आप खुद चेक करें। तो मेरे एंगल आ गए 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री एंड 105 डिग्री। देखो क्यों अलग था ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें लगा एक ही सिचुएशन दे रखी है, बट सेकंड सिचुएशन हिडन सिचुएशन थी, वो इस लाइन में छुपी हुई थी, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस पॉइंट को आपको समझना है और इसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 11, स्प्लिट 207 इनटू 3 पार्ट्स। 207 रुपए है या 207, इनको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, सच दैट दीज आर इन एपी, वो 3 पार्ट एपी में होने चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, पहला पार्ट हो जाएगा a माइनस डी, दूसरा पार्ट a, और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा जी? a प्लस डी। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 207 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया है। भाई पैसे के मामले में दिमाग थोड़ा सतर्क रहता है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बोला मैंने इसको। तो आपने कहा a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, इन तीनों पार्ट का सम ऑब्वियसली 207 ही आएगा। यहाँ d से d कैंसिल, तो 3a इक्वल 207, a की वैल्यू आ जाएगी 207/3। भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो 207 में 3 का डिवाइड जाएगा? बिना डिवाइड किए बता सकते हो क्या? दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। याद आ रहा है क्या? सम ऑफ डिजिट्स इफ डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना। तो यस 9 है, तो आप कहेंगे 6 3 जा 18, 9 3 जा 27, तो a की वैल्यू आ गई 69। सर ये तो आ गया, ये तो ठीक हुआ। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स। भाई इन दोनों में से, इन तीनों में से स्मॉलर पार्ट कौन से हैं? सर स्मॉलर पार्ट तो एक तो ये रहा और उससे जस्ट बड़ा ये रहा, ये तो बड़ा है इन तीनों में सबसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आप ऐसा बोलेंगे कि a इंटू ए माइनस डी की वैल्यू 4623 है? मैंने कहा यस। तो यहाँ पे 69 इक्वल इंटू में 69 माइनस डी इक्वल में 4623 आएगा। यहां से आप कहेंगे 69 माइनस डी इक्वल में 4623 डिवाइड बाय 69 आएगा। अब देखो डिवाइड तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम 3 से डिवाइड कर लो, फिर 3 से डिवाइड करोगे 13 का डिवाइड करना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड है। 69 का करना चाहो तो 69 का कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने कहा भाई इसके अंदर अगर मैं 69 का डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 67। क्या आता है? 67। तो आप लिखेंगे 69 माइनस डी इक्वल में 67, डी उधर ले जाते हैं, 67 इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 69 माइनस 67 इक्वल में d
डी, और यहां से डी की वैल्यू आ गई 2। आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, और वो पार्ट्स बताने हैं। तो पहला पार्ट है आपका a माइनस डी, दैट इज 69 माइनस 2, दैट इज 67। दूसरा पार्ट है a, वो तो 69 ही है, और तीसरा पार्ट है a प्लस डी, वो कितना हो जाएगा 69 प्लस 2, दैट इज 71। तो वो तीन पार्ट कौन से हैं 67, 69 एंड 71। इन तीन पार्ट्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 207 को हम स्प्लिट करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे। क्लियर है सबको, समझ में आया? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। और आज पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समझा दी मैंने तुम्हें, है ना। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स। अगेन देखो, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल बात कर रहा है, तो आपको पता है ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? ऑब्वियसली सर 3 एंगल होते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या तुम्हें उन एंगल्स का सम पता है? यस सर, 180 डिग्री होता है। फिर ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल बोला है, तो यहां पे इसके सॉल्यूशन में आप कहेंगे एंगल्स कौन से लेने वाले हैं अपन? 3 एंगल लेने हैं, तो a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। आप कहेंगे देखिए साहब, सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। d से d कैंसिल, तो 3a इक्वल 180 डिग्री, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो a आ गया आपका 60 डिग्री। एक एंगल आ गया ये तो। अब d निकालने के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे? कह रहा है ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का डबल है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि a प्लस डी की वैल्यू 2 टाइम्स है a माइनस डी के। ये तो कहना चाह रहा है। हाँ जी सर, तो मैंने कहा भाई इसको सोल्व कर लो। क्या कर लो बेटा जी? इसको सोल्व। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा a प्लस डी इक्वल में 2a माइनस 2d। a को इधर ले चलते हैं और 2d को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा d प्लस 2d इक्वल में 2a माइनस a। तो ये हो गया 3d इक्वल में a की वैल्यू पुट कर दो, तो 3d इक्वल में 60 डिग्री, और यहां से d की वैल्यू आ जाएगी बेटा 60 डिग्री बाय 3, कितना आ गया 20 डिग्री। d आ गया, a आ गया। क्या वो तीनों एंगल बता सकते हो आप? यस सर। पहला एंगल क्या होगा? a माइनस डी, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री। सेकेंड एंगल a है, दैट इज 60 डिग्री। थर्ड एंगल a प्लस डी है, मतलब 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, कितना आ गया 80 डिग्री। तो आपके एंगल क्या है 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। क्या इन तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है? यस। तो ऑब्वियसली तीनों एंगल हमारे सही है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस प्यार अपना बरसाते रहें, देखते रहें वीडियो। कोई भी डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछते रहें। थैंक यू।